हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर केटीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो ओसीडी की जिन लोगों को शिकायत रहती है उसको हम कैसे जड़ से मिटाएं, उसके ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। एक एक स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरे एग्जाम्पल के साथ में कि किस तरह से ये पूरा का पूरा ठीक होता है। दोस्तों, जो ओसीडी है, बेसिकली ओसीडी के अंदर जो चीजें हैं, सबसे पहला तो है ओ मतलब ऑब्सेशन। ऑब्सेशन के अंदर हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली थॉट्स आती रहती है, अनवांटेड थॉट्स आती रहती है, अनवांटेड आइडियाज आते रहते हैं हमारे दिमाग के अंदर। अच्छा, इनको अनवांटेड क्यों कहते हैं? आइडियाज तो एक सामान्य दिमाग के जो व्यक्ति होता है, जैसे मैं हूं तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारी थॉट्स आती है। हर इंसान के अंदर थॉट्स आती है। मतलब नॉर्मल और एबनॉर्मेलिटी में डिफरेंस क्या है? जो नॉर्मेलिटी वाला है उसके लिए जो भी थॉट्स है वो उसको वांटेड समझता है। मतलब ठीक है कि दिमाग है, दिमाग के अंदर आ सकता है, लेकिन अगर हम हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स आ रही है उन थॉट्स को हम अगर अनवांटेड कर लेते हैं कि नहीं यार, ये नहीं आना चाहिए हमारे दिमाग के अंदर, हम नहीं चाहते कि हमारे दिमाग में ये थॉट आए, ये आइडिया आए, ये पिक्चर आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्सेशंस बोलते हैं। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के थॉट्स हैं वो मेरे दिमाग में नहीं आने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनवांटेड बोलते हैं। मैं बात आपसे कर रहा हूं, मैं डिस्कशंस कर रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं और दिमाग में कुछ और ही थॉट चल रही है, कुछ और ही आ रहा है, बार बार आ रहा है, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। तो ऑब्सेशन का मतलब कोई भी अनवांटेड आइडिया, अनवांटेड पिक्चर जो हमारे दिमाग में आ रहा है, और उस ऑब्सेशन के कारण हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा हमें घबराहट होती है। हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसको हम एएनएस बोलते हैं, वो जो एएनएस है वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है। एबनॉर्मली स्टिमुलेट होने से कभी हमारी धड़कन बढ़ जाती है, कभी बीपी बढ़ जाता है, कभी नींद का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी बेचैनी होने लग जाती है, पूरे शरीर के अंदर कंपकंपी सी होने लग जाती है, पेट के इश्यूज हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ में शिकायत रहती है कि सर टेस्ट सारे नॉर्मल है पेट के, फिर भी पेट में गैस बन जाती है। तो ये गैस किसके कारण बन रही है? ये आपके एंजाइटी की वजह से बन रही है। आपका सिर भारी हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? आपको एंजाइटी के कारण हो रहा है। तो क्या सर ओसीडी के अंदर बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं? हाँ, होती ही है, बहुत कॉमन है। जैसे पेट के अंदर एसिडिटी की शिकायत होना, या फिर खाने का प्रॉपर तरीके से ना पचना, या धड़कन बढ़ना, या कभी बीपी बढ़ जाना, सिर भारी हो जाना, चक्कर से महसूस आने लग जाना, ऐसा लगना जैसे नीचे गिर जाऊंगा। तो ये सारे सिम्टम्स भी हमें किसके अंदर मिलते हैं? ओसीडी के अंदर मिलते हैं। अच्छा, ये ओसीडी से ही जुड़े हुए हैं, इसका हमारे पास में क्या प्रूफ होता है? अगर हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, अगर हम जांच करवाते हैं, तो उन इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हमारी जो जांचें होती है वो टोटल क्या आती है? एक तो नॉर्मल आती है, दूसरा ये सारे सिम्टम्स है वो तभी हमें फील होते हैं जब हमारे अंदर कोई ना कोई ऑब्सेशंस आता है, या जैसे हम खाली होते हैं, बिजी होते हैं तब नहीं, खाली होते हैं तभी हमें फील होता है। तो उसका मतलब ये किसके कारण से? आपके इस ओसीडी की वजह से, जो हमें बॉडी के अंदर सिम्टम्स अलग अलग प्रकार के फील होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स क्यों होते हैं? क्योंकि एंजाइटी में हमारा जो एएनएस है वो गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, एंजाइटी का मतलब क्या है? एक प्रकार की अनईजीनेस। मतलब हम अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट के साथ में इजी फील नहीं कर पा रहे, बहुत ही बढ़िया महसूस नहीं कर पा रहे। एक जो सहज फ्लो है प्रेजेंट मोमेंट का, उस फ्लो के साथ में फील नहीं कर पा रहे। मतलब जो मजा आना चाहिए था, जो मस्ती आनी चाहिए थी, जो आनंद हमें मिलना चाहिए था, वो आनंद हमें नहीं मिल रहा। तो ये जो एंजाइटी होती है, इस एंजाइटी के कारण हमें कुछ ना कुछ कंपल्शन करना पड़ता है। कंपल्शन का मतलब क्या है? कि जब तक हम ये कर नहीं लेते, मतलब कोई ना कोई एक्ट, वो एक मेंटल एक्ट भी हो सकता है, मतलब दिमाग के अंदर भी कंपल्शन हो सकता है, और वो एक फिजिकल कंपल्शन भी हो सकता है, मतलब मेंटल कंपल्शन भी हो सकता है, मतलब दिमागी स्तर पर कोई कंपल्शन हो सकता है, या फिर कोई फिजिकल एक्ट हो सकता है। जैसे मेंटल कंपल्शन के तौर पे, जैसे कई लोग मुझे बताते हैं कि सर हमारे दिमाग में, जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो दिमाग में थॉट आता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने शर्ट पहना, तो मेरे दिमाग में थॉट आता है कि नहीं, मेरे घर के अंदर कोई एक्सपायर हो जाएगा, उसको कुछ हो जाएगा। तो फिर मैं मेंटली क्या करता हूँ कि वापस से शर्ट को खोलता हूँ, शर्ट को पहनता हूँ, और दिमाग में मुझे कुछ सोचना पड़ता है कि नहीं, मैं नहीं, कोई और। तो मुझे वो कंपल्शन करना पड़ता है। अगर मैं वो नहीं करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। मतलब वहाँ पर मुझे क्या फील होता है? एंजाइटी फील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। अच्छा, फिजिकल कंपल्शन के अंदर जैसे
मन में डाउट क्रिएट होते हैं तो बार बार कुछ चेक करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है। जैसे मन में ख्याल आता है कि हाथों के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो हाथों को बार बार धोना पड़ता है। तो ये सारे क्या है, फिजिकल कंपल्सन। और जैसे ही सर हम ये कंपल्सन अपना लेते हैं तो उसके बाद में हमें रिलीफ मिल जाता है, हमें आराम मिल जाता है। तो जैसे रिलीफ मिलता है, और ये रिलीफ कोई परमानेंट रिलीफ नहीं है, रिलीफ कोई परमानेंट रिलीफ नहीं है। ये जो रिलीफ है ये एक प्रकार का टेम्पररी रिलीफ है। जैसे ही थोड़ी देर बाद में फिर से कोई स्टिमुलेशन मिलता है, ऑब्सेशन आने शुरू होते हैं, एंजाइटी होती है, कंपल्सन, ये साइकिल चलता रहता है। अब ये साइकिल शुरू होता है, शुरू में तो कुछ एक छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के अंदर शुरू होता है, और जैसे जैसे इस साइकिल का रिपीटेशन होता चला जाता है, हमारे अंदर इस साइकिल के पैटर्न्स जो होते हैं वो पैटर्न्स हमारे अंदर मजबूत हो जाते हैं। और जैसे ही पैटर्न मजबूत होते हैं, अब शुरुआत में तो क्या होता है कि कुछ एक एक्टिविटी में हमारा ये पैटर्न रिपीट होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है हम मोस्ट ऑफ टाइम इसी पैटर्न को क्या कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। अब इस पैटर्न को रिपीट करने से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में करना था, जो भी काम आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में करना चाह रहे थे, अब वो काम आप ढंग से नहीं कर पाते। आप पढ़ाई करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पा रहे। आप ऑफिस का काम करना चाह रहे हो, वो आप नहीं कर पा रहे। आपका पूरा दिन तो सिर्फ रिपीटेशन में गुजर रहा है। तो ये है पूरा ओसीडी का स्ट्रक्चर। जिस तरह से हमारे अंदर ओसीडी के पैटर्न्स बनते हैं, इसी तरीके से हमारा पूरा ओसीडी डेवलप होता है। अब जैसे एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको ब्रेक कैसे करना है। जैसे ये जो एग्जांपल, एक रियल एग्जांपल जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, कि ये जो एग्जांपल है ये एक 40 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है, जिनके दिमाग के अंदर क्या है कि ऑब्सेशंस आते हैं। उनको किस तरह के ऑब्सेशंस आते हैं कि वो कोई भी नया काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो अपने कपड़े खरीद रहे हैं, या फिर वो कोई भी कार खरीद रहे हैं, वो कभी भी फल खरीदने जाते हैं, कोई भी सामान, घर का सामान खरीदने जा रहे हैं, या घर से बाहर निकल रहे हैं। अब जैसे ही वो ये कोई भी एक्ट शुरू करते हैं, उसी दरमियान इनके दिमाग में क्या ऑब्सेशन आता है, इनके दिमाग में ऑब्सेशन आता है कि इनका जो बेटा है, इनकी जो पत्नी है, या इनके जो माता पिता है, उनकी डेथ हो जाएगी। मतलब वो अगर कपड़ा खरीद रहे हैं, उस दरमियान दिमाग में थॉट आता है कि बेटे की डेथ हो जाएगी, मम्मी पापा की डेथ हो जाएगी, फैमिली में से किसी की डेथ हो जाएगी, या मेरी डेथ हो जाएगी। अब जैसे ये थॉट आता है तो इस थॉट के कारण इनको क्या होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। मतलब इस थॉट की वजह से, अब ये क्या है, एक अनवांटेड थॉट है इनके लिए। तो यहाँ पर जैसे ये थॉट आता है तो इस थॉट के कारण इनको क्या होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। अब जैसे ये एंजाइटी होती है तो यहाँ पर इनको एक ऑब्सेशन करना पड़ता है। ऑब्सेशन क्या है वो, मतलब ये जो एक्ट किया इन्होंने, मान लो ये कपड़े खरीदने, उस समय दिमाग में थॉट आया कि बेटे की डेथ हो जाएगी, तो फिर ये क्या करते हैं कि कपड़ों को वापस उस व्यक्ति को देते हैं, उससे पैसे लेते हैं, और वापस से ये एक्ट रिपीट करते हैं। तो अपने दिमाग में कॉन्शियसली इनको एक नई इमेज देनी पड़ती है कि नहीं, मेरा बेटा नहीं, किसी और का बेटा। जब ये ऐसा करते हैं तो इनको क्या मिल जाता है, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। जैसे ये कार खरीद रहे हैं, तो जैसे इन्होंने बताया कि कार खरीदा, तो कार खरीद रहे हैं तो उस समय जैसे कार का पेमेंट दिया तो दिमाग में ख्याल आया कि पापा की डेथ हो गई। तो फिर इनको क्या करना पड़ा कि जो कार का पेमेंट है, उसको पेमेंट को वापस इन्होंने लिया, कार की चाबी वापस कंपनी वालों को दी। उसके बाद में जब ये वापस कार का पेमेंट दे रहे थे और चाबी ले रहे थे, तब इनको कॉन्शियसली अपने दिमाग के अंदर एक नई पिक्चर बनानी पड़ती है कि नहीं, मेरे पापा नहीं, किसी और के पापा। जब ऐसा कंपल्शन वो करते हैं, ऐसा कंपल्शन जब वो करते हैं, तो उस कंपल्शन की वजह से इनको क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। ये बाजार से फल खरीदने जा रहे हैं, दिमाग में थॉट आता है कि नहीं, घर में किसी की डेथ होगी तो वापस ये फल वाले को देते हैं और पैसा वापस लेते हैं, और उसके बाद में पैसा फल वाले को वापस उस एक्ट को रिपीट करते हैं। और कॉन्शियसली इनको क्या करना पड़ता है, एक नई कहानी अपने दिमाग के अंदर बनानी पड़ती है। अब इनका जो पूरा दिन है ना, ये नई कहानी बनाने में ही क्या होता रहता है, पूरा दिन इसमें चलता रहता है। अब पूरा दिन अगर आप किसी एक एक्टिविटी को 8 बार, 10 बार, 20 बार रिपीट करोगे, तो बाकी के काम आप कब कर पाओगे। तो उसके कारण से इनका जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हो गया। वो जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम हो गया। अच्छा, एक चीज़ और इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि भाई कपड़े या कोई भी नया एक्ट करता हूँ तब इस तरह के थॉट आते हैं, चलिए उन सब चीज़ों से दूरी बना लेते हैं। मतलब ठीक है कि मैंने अब कपड़े खरीदना बंद कर दिया, मैंने फल खरीदना बंद कर दिया,
मैंने मार्केट जाना बंद कर दिया, मैंने कार खरीदना बंद कर दिया, कोई भी नई एक्टिविटी वो मैं नहीं करूँगा। अच्छा, ये नहीं कर रहे, इनसे दूर हुए तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, लेकिन अब वहाँ पर नए जहाँ पर रह रहे हैं, जिन चीज़ों से दूर हो गए, अब वहाँ पे कोई भी अगर हाथ भी हिलाते हैं तब भी इस तरह के थॉट आने शुरू हो गए। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? एस्केपिज्म बोलते हैं। और जितना आप एस्केपिज्म करते हो उतना ये पैटर्न हमारे दिमाग में पड़ा रहता है और मजबूत होता है। ठीक है, हम जब इन चीज़ों को नहीं कर रहे तो ये रिपीट नहीं हो रहा, तो हमें थोड़ा बहुत रिलीफ रहता है, लेकिन वो रिलीफ जो है ना वो टेम्पररी है। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि शुरुआत में तो इन एक्टिविटीज से हो रहा है, तो फिर ये दूसरी एक्टिविटीज, मान लीजिए कि मैं अपने कदम भी रख रहा हूं, मैंने पहला कदम रखा तब भी थॉट आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति ने बताया कि सर मैं कोई भी एक्ट करता हूं, मैंने हाथ हिलाया तो दिमाग में ख्याल आ गया कि फैमिली वालों एक्सपायर हो जाएंगे, तो फिर मुझे वापस हाथ नीचे करके हाथ को सही तरीके से वापस ऊपर करना पड़ता है, और उस दरमियान एक नया थॉट मुझे इंक्लूड करना पड़ता है। मतलब हमारा जो डर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि सर मुझे पहले भूतों से डर लगता था तो मैंने ताबीज बनवा लिया, अब मुझे डर नहीं लगता, लेकिन अब मुझे एक नया डर लगने लग गया। वो नया डर क्या हो गया कि मुझे ये डर लगता है कि कहीं ये ताबीज खो गया तो क्या होगा। मतलब भूतों का डर ताबीज, अब ताबीज के खोने का डर, मतलब डर तो वही रहा ना, ताबीज लगने से कोई डर खत्म थोड़ी हुआ, डर तो वही का वही है, क्योंकि डर का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो यहां पर भी ये जो सॉल्यूशंस हो रहे हैं हमारे एस्केपिज्म, ये क्या एक प्रकार का टेम्पररी सॉल्यूशन है। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा, समझना इस चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से कि एक तो हमें ये जो एस्केपिज्म वाला पार्ट है, यहां पर हमें प्रॉपर तरीके से सीबीटी का, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्रैक्टिस करना होता है। किस तरह से करेंगे? एक तो हमें जो एस्केपिज्म वाला पार्ट है इसको स्टॉप करना है, इसको रोकना है, एस्केप नहीं करना, किसी भी सूरत में एस्केप नहीं करना। दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का डर लगता है, किसी भी प्रकार का घबराहट होता है, किसी भी सिचुएशन में जाने से, किसी भी व्यक्ति से मिलने से, कहीं पे भी जाने से आपको कोई भी फियर फील होता है, और आप अगर ये सोचते हो कि नहीं यार मैं उस जगह पे नहीं जाता, आप उस जगह से दूरी बनाना शुरू कर देते हो, तो वो जो डर है ना, वो डर आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा। ये डर का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि एक तो एस्केपिज्म हमें हर सूरत में रोकना है। सर एस्केपिज्म रोकेंगे ना तो सर थॉट आएंगे, तो फिर एंजाइटी होगा, घबराहट होगा, तो हम क्या करें? दोस्तों, ये जो एंजाइटी है, ये जो घबराहट है, ये एंजाइटी होना, घबराहट होना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि दिमाग में थॉट आ रहे हैं। तो ये जो एंजाइटी है, एंजाइटी से भागिए मत, एंजाइटी को होने दीजिए। हमारे अंदर दो तरह के साइकिल चलते हैं, एक तो एंजाइटी का साइकिल होता है और एक हमारे अंदर नॉन एंजाइटी का साइकिल होता है, जिसको आप एडेप्टिव साइकिल भी बोल सकते हो। ये जब एंजाइटी अपने पूरे पीक तक पहुंच जाती है, मान लीजिए कि इसके स्केल्स है, इसका स्केल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जैसे ये एंजाइटी 10 तक पहुंचती है, इसके बाद में हमारे अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है? एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाता है। एडेप्टिव साइकिल का मतलब क्या है कि हमारी जो एंजाइटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। जैसे आप पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे होते हो, तो चोटी तक जब आप पहुंचते हो तब तक आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, और चोटी के बाद में वापस क्या स्टार्ट हो जाती है? ढलान चालू हो जाती है। उसी तरह से हम जैसे जैसे हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ती है तो हमारे अंदर एक पीक आता है, और जैसे ये पीक आता है उसके बाद में हमारे अंदर क्या आ जाता है? एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और ये जो एडेप्टिव साइकिल है, इस साइकिल को स्टार्ट होने में 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है। 2 से 3 सप्ताह के अंदर हमारे अंदर क्या आ जाता है? एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अगर हम कंटिन्यूअसली एक्सपोजर पे जाते हैं, कंटिन्यूअसली हम एस्केपिज्म को रोकते हैं, तो एंजाइटी का जो पीक है और उस पीक के बाद में जो ढलान वाला पार्ट है, हमारे अंदर जो एडेप्टिव साइकिल वाला पार्ट है, वो पार्ट हमारा 2 से 3 सप्ताह के अंदर क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमारी एंजाइटी कम होने लग जाती है, और जब एंजाइटी कम होती है तो फिर कंपल्शन को रोकने में हमें क्या मिलती है? बहुत अच्छे से हेल्प मिलती है। मतलब हमें कंपल्शन भी किसी भी सूरत में रिपीट नहीं करना होता। कंपल्शन भी हमें क्या करना होता है? स्टॉप करना होता है। एस्केपिज्म स्टॉप करना है, कंपल्शन स्टॉप करना है। सर दोनों चीज़ें कर देंगे तो एंजाइटी बढ़ने दो। इस एंजाइटी को, जितना एंजाइटी बढ़ेगा जल्दी पीक आएगा, पीक के बाद में ढलान भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो सर कई बार हम सहन नहीं कर पाते, तब हम क्या करें? दोस्तों, अगर मान लीजिए कि कई बार बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंजाइटी हो रही है, तो उस समय आप यहाँ पर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हो। अपने आप को रिलैक्स करने से रिलेटेड एक्सरसाइज करें। जैसे आप यहाँ पर डीप ब्रीथ कर सकते हो, आराम से धीरे से रिलैक्स होके धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लेना, सांस को रोकना, मन ही मन 5 तक काउंट करना, उसके बाद में धीरे धीरे सांस को छोड़ना। और जब आप सांस को छोड़ते हो उस समय अपने आप को अफर्मेशंस देना कि मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। 10 से 15 बार इसको आप करिए, उतने में आप क्या हो जाओगे? यहाँ पर
रिलैक्स हो जाओगे। आप डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि हम अपना जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करें। जैसे मान लीजिए कि मैंने आसपास कोई भी प्राकृतिक नेचुरल एनवायरनमेंट है, कोई भी पत्ती है, कोई भी कलर है, उसके ऊपर फोकस किया, उसकी बारीकी के ऊपर फोकस किया, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइंडफुल हो सकते हैं। मतलब प्रेजेंट एनवायरनमेंट में फोकस करने की कोशिश करते हैं। ये भी हमारा क्या करता है, एंजाइटी को रिलीफ करता है, एंजाइटी को कम करता है। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एंजाइटी को होने दीजिए, इसके पीक तक जाने दीजिए, ताकि हमारे अंदर एडेप्टिव साइकिल जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस एंजाइटी को होने ही नहीं देना चाहते तो फिर हमारे अंदर ये एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट होने में बहुत लंबा समय ले लेगा, और बहुत लंबा समय ले लेगा। यही वजह है कि लोग मुझे कहते हैं कि सर मेरे को 5 महीने हो गए, मेरे को 10 महीने हो गए, मेरे को साल हो गए, मेरे को 5 साल हो गए, मेरे को 10 साल हो गए। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूसली एस्केपिज्म के मोड पे हैं, हम कंटिन्यूसली अपने इस कंपल्शन को करने के मोड पे हैं। तो ये दोनों ही चीजें क्या कर रही हैं, हमारे इस साइकिल को मजबूत कर रही है। तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। सर घबराहट, एंजाइटी, होने दीजिए उसको। जितना आप होने देंगे, जितना आप इसकी एक्सेप्टेंस में जाएंगे, जितना आप इसकी स्वीकृति में जाएंगे, उतना ही जल्दी आप रिलीफ वाले मोड में जाएंगे। तो चलिए यहां तक का तो हो गया। अब आता है मेन पोर्शन हमारा ऑब्सेशन का। तो यहां पर जो हमारे दिमाग में ये जो ख्याल आ रहे हैं, बेसिकली यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, अपना सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ता है। यहां पर हमें इन चीजों को क्या करना पड़ता है, जो भी ख्याल आता है, जो भी थॉट आता है, ये बेसिकली यहां पे क्या है, बिलीफ है हमारा। जो सीबीटी के अंदर ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे ए एक्टिवेटिंग इवेंट, जिसके बाद से हमारे अंदर ये ऑब्सेशन आने स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है, कपड़े खरीदना, कार खरीदना, फल खरीदना, सामान खरीदना, घर से बाहर निकलना, कोई भी एक्टिविटी करना, वो सारे के सारे क्या एक्टिवेटिंग इवेंट है। इन इवेंट से जुड़ा हुआ ख्याल बी क्या है, यहाँ पर बी हमारा ये है कि किसी की डेथ हो जाएगी, कोई मर जाएगा। अगर मैंने कपड़ा खरीदा तो घर के अंदर कोई मर जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बिलीफ है, ये जो बिलीफ है, ये बिलीफ सही है। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्प्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, डिस्प्यूट किस तरह से, पहले तो मैं इसको वैलिडेट करूं कि मेरे कपड़े खरीदने से घर में कैसे कोई एक्सपायर हो जाएगा। ये थॉट सही है, तो इसके फेवर में प्रूफ क्या है भाई, कपड़ा खरीदने से कैसे कोई बीमार पड़ सकता है, या कपड़ा खरीदने से कैसे किसी की डेथ हो सकती है। डेथ तो तब होगी ना जब किसी भी प्रकार का बॉडी के अंदर कोई बीमारी लगा होगा, बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोग होगा, या कोई किसी भी प्रकार की क्रॉनिक डिजीज हो रखी है, हार्ट की डिजीज हो रखी है, दिमाग की डिजीज हो रखी है, कोई क्रॉनिक, जैसे मान लीजिए जिससे कि लकवा मार रखा हो, या ब्लड की कोई नस फट रखी हो, या किडनी की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी हो, कोई गंभीर बीमारी हमें हो रखी हो, तो डेथ होने की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। अन्यथा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसा कि इन्होंने बताया कि सर मेरे घर के अंदर तो सारे स्वस्थ हैं, उनको तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मेरे मन में ये ख्याल आता है। तो यहाँ पे हमें इस बिलीफ को क्या करना पड़ता है, डिस्प्यूट करना पड़ता है। मतलब आपके इन एक्ट का इससे किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बना लेता है, इसको अपन मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैजिकल थिंकिंग। मैजिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, चीजों के बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। मतलब आपके कपड़े खरीदने से घर में कोई कैसे एक्सपायर हो सकता है, आपके कार खरीदने से घर में कोई कैसे एक्सपायर हो सकता है। एक्सपायर तो तब होगा ना जब कोई बीमारी होगी। तो उस थॉट को हमें क्या करना पड़ता है, चैलेंज करना पड़ता है, उसको डिस्प्यूट करना पड़ता है। सर इस थॉट को रोके हम, नहीं रोकना नहीं है, आ रहा है आने दीजिए, बस उसको हमें वैलिडेट करना है, उसको हमें चैलेंज करना है। सर हम उसको इग्नोर कर दें, नहीं। इग्नोर करना, उसको सप्रेस करना, उसके ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इस ऑब्सेशन के पैटर्न को क्या करती है, मजबूत बनाती है, जो कि हमें नहीं करना। आ रहा है आने दीजिए, बस आप इसको करेक्ट कर दीजिए, आप यहाँ पर इसको सही तरीके से डिस्प्यूट कर दीजिए। यही जो डिस्प्यूट है धीरे धीरे हमारे इस ऑब्सेशन को क्या करेगा, हमारे इन एक्ट के साथ में इसको क्या कर देगा, डिटैच कर देगा। अभी जो इसका क्या हो रखा है, इसके साथ में अटैचमेंट हो रखा है, अभी इसका इसके साथ में क्या हो रखी है, कंडीशनिंग हो रखी है। तो ये कंडीशनिंग क्या हो जाएगी, रिकंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब हमारे अंदर जो ये न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, जिनके बीच में एक अटैचमेंट क्रिएट हुआ है कंडीशनिंग की वजह से, यहां पर डिटैचमेंट क्रिएट हो जाता है रिकंडीशनिंग के कारण। और वो तभी होगा जब हम बार बार क्या करेंगे, सिचुएशनली उसको डिस्प्यूट करेंगे। तो जैसे जैसे हम इसको डिस्प्यूट करते चले जाएंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर इजीनेस आती चली जाती है। तो कई बार लोग पूछते हैं सर ये पूरा ठीक तो हो जाता है ना, ये टोटली नॉर्मल हो जाता है, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आपकी जो एंजाइटी है, आपका जो पैनिक है, आपका जो ओसीडी है, आपका जो डिप्रेशन है, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन ठीक होने के लिए जो रास्ता है उसको भी हमें पूरी तरह से यूज करना होता है।
अगर मैं दिल्ली के रास्ते पे चलना शुरू करता हूं तो क्या मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगा? ऑब्वियसली मैं पहुंचूंगा। लेकिन अगर मैं दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा तो इसका मतलब या तो मैंने रास्ता गलत चुना है या मैं चल नहीं रहा। या तो मैंने रास्ता गलत चुना है या मैं चल नहीं रहा, या फिर मैं बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हूं। अभी जहां तक मैं चला हूं वहां वाला जो पार्ट है वो दिल्ली से काफ़ी दूर है। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो हम अगर इसको ठीक करने का सही रास्ता यूज़ करते हैं, सीबीटी का सही प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑब्वियसली हम पूरी तरह से क्या होते हैं, इससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि 5-10 साल हो गए, 20 साल हो गए और हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, इसका मतलब या तो हम गलत रास्ता यूज़ किए हैं, जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, या फिर हम कुछ प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे, सिवाय एस्केपिज्म के अलावा कुछ नहीं कर रहे। एस्केपिज्म और कंपल्शन के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। इसके ऊपर जो वास्तविक प्रैक्टिसेस होती है इसकी, उन प्रैक्टिसेस को हम नहीं दोहरा रहे, उन प्रैक्टिसेस का अभ्यास नहीं कर रहे। तो दोस्तों, अगर हम कंटिन्यूसली इसका प्रैक्टिस करते हैं, सीबीटी का प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारा पूरी तरह से क्या हो जाता है, धीरे धीरे उभर जाता है। हम पूरी तरह से इसके अंदर क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। पूरी तरह से हम अपना जो वास्तविक जीवन है, उस वास्तविक जीवन का भरपूर आनंद लेने के लिए हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम लोगों ने इसके ऊपर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर, CBT के ऊपर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, जिसको आप लर्न करके अपने जो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ऑब्सेशंस क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एस्केपिज्म क्रिएट हो रहा है, इनको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे स्टॉप कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग इस पूरे कोर्स के अंदर आप सीख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसकी हेल्प से आप अपना OCD, अपना एंजाइटी, अपना पैनिक, अपना ओवर थिंकिंग, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।